तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरक त्रिपाठी और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को बात करनी पड़ेगी फोर्स की। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज़ एन एजेंट। ठीक है, या फिर किसी हम लोग पुश या पुल को भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये करता क्या है? ये कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना, या फिर मोशन से रेस्ट में लाना, या फिर दोनों में कुछ ने मोशन में चल रहा हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज करना, या फिर बॉडी सेम मोशन में चल रही हो या फिर रुकी हुई हो तब उसका शेप में चेंज करना। ठीक है, शेप में चेंज करना, ये सब काम फोर्स कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स के दो टाइप होते हैं बेसिकली। एक होता है अनबैलेंस्ड और एक होता है बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस हम लोग अभी करके ख़त्म कर देंगे, उसके बाद अनबैलेंस्ड ही ज़्यादातर जगह हम लोगों को दिख रहा होगा। बैलेंस्ड हमें फ्री बॉडी डायग्राम से दिखेगा सर। बैलेंस्ड क्या होता है? जब नेट फोर्स ज़ीरो हो। ठीक है, नेट फोर्स ज़ीरो हो। ठीक है, थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पे कभी कभी गलती से भी बैलेंस्ड मत बोल देना, क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे होते हैं। अनबैलेंस्ड क्या होगा? नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। तो ऊपर में से जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारी अनबैलेंस फोर्स करेगी, और ये शेप वाली जो चेंज वाली है वो बैलेंस करेगी। ठीक है, हो सकता है बैलेंस्ड कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत कम चेंजेस माइक्रो लेवल पे चेंजेस शेप में थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाते हैं फोर्सेस से। ठीक है, तो जब हम लोग ये कर रहे होते हैं तो हम लोगों को फिर बात करनी पड़ती है कि फोर्स कब एक्ट कर रहा है और क्या चीज़ें हैं। तो न्यूटन ने इसके लिए 3 लॉ दिया। तो फर्स्ट लॉ दिया था, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो इनर्शिया को डिफाइन किया गया कि ये एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर सिंपली मोशन में है तो उसको वैसे ही कंटिन्यू करेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी अगर उसमें कुछ नहीं लग रहा है, जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है, एक्सटर्नल यहाँ पे क्यों बताया गया ये भी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हम लोग काउंट नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो मोमेंटम में चेंज नहीं ला रहे होते हैं, और मोमेंटम में चेंज नहीं ला रहे हैं तो ये हमें जितने भी चीज़ें हैं ये विजिबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो फिर इनर्शिया देखा गया किस पे डिपेंड करता है? तो इनर्शिया डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे। ठीक है, वेट पे नहीं, मास पे। वेट और मास में डिफरेंस होता है, तुम लोगों को पता होगा, मास पे। ठीक है, तो फिर हम लोग आ जाते हैं सेकेंड लॉ पे। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, या फिर अगर इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखें तो डी पी बाई डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक, ये जो है ये दिया गया था सेकेंड लॉ में। तो हमें बात करनी पड़ेगी मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम सबको पता होता है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी होती है उसको उसका मास से प्रोडक्ट करके उसका मतलब उसका कितना इनर्शिया, एक तरीके से ये डिफाइन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो डी पी बाई डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं फिर डी पी बाई डी टी। तो डी इसको हम लोग लिख सकते हैं एम वी प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कांस्टेंट क्या होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में मास कांस्टेंट होता है, तो मास हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और डी वी बाई डी टी यानी कि हो जाएगा एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, फिर हम लोगों ने किया क्या कि हम अब यहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हम लोग हटाने के लिए तो एफ इंटू के इक्वल्स टू एम एल लिया गया। ठीक, तो अब हमें यूनिट डिसाइड करनी थी। तो जब हमें यूनिट डिसाइड करनी थी तो हमने मान लिया कि 1 kg मास
मतलब अपना जो SI सिस्टम है 1 kg मास और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लिया और उसी को डिफाइन कर दिया कि उसको हम लोग न्यूटन से डिनोट कर देंगे। और हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी हमने ऐसी यूनिट्स तय की कि उसको हम लोग 1 बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर देंगे। ठीक, तो फोर्स F इक्वल्स टू ma आ गया। ठीक है, ये तभी तक वैलिड है जब हमारा मास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कभी कभी केसेस ऐसे आते हैं जब मास कांस्टेंट नहीं होता, जैसे कि रॉकेट प्रपल्शन रहता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब रॉकेट प्रपल्शन होगा तो हम लोगों को फिर से डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो अगर हम लोग F इक्वल्स टू यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ये कांस्टेंट वाली चीज़ रहेगी, ये सेम चलेगी, और अपन ये यहाँ से इक्वेशन को वापस से घुमाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा F इक्वल्स टू dm बाई dt vdm बाई dt प्लस m dv बाई dt। ठीक है, रॉकेट प्रपल्शन में एक्सेलरेशन भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और चेंज इन मास भी हो रहा होगा। ठीक है, तो जब हम लोग को ऐसा दिया जाता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो सिंपल और एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, उनमें वेलोसिटी कांस्टेंट दी जाती है, तो ये चीज़ उड़ जाती है पूरा टाइम। ठीक है, तो उस केस में फोर्स इक्वल्स टू v dm बाई dt रहेगा। जब कांस्टेंट नहीं रहेगी तो हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा, जो बेसिकली ज़्यादातर नहीं पूछेंगे, कभी पूछ लें अगर बहुत टफ क्वेश्चन में, तो वो टॉपर्स डिसाइड करने वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके लिए। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों की बात हो गई है उसकी। फिर हम लोग को यहाँ पे बात करनी पड़ती है इम्पल्स की। ठीक है, इम्पल्स होता है वेरी लार्ज, सॉरी गंदा बहुत लिखता हूँ, वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम। जब बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है तो हम लोग ना फोर्स को मेजर कर पाते हैं ना उस स्मॉल टाइम को मेजर कर पाते हैं। तो लेकिन इस टाइम पे जो चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी, उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं और उसी को इम्पल्स बोल देते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, सीधे सीधे कि जैसे कि कोई हम लोग मान लेते हैं कोई बॉल है, बॉल हाइट से गिरी और जस्ट टकराई, तो मान लो ये मेटल की बॉल थी तो बहुत कम टाइम लगेगा, वो जस्ट टकराते ही वापस हो चले, तो उतने टाइम में कितना फोर्स लगा हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। कितने टाइम तक वो कांटेक्ट में रहे हम ये भी नहीं फाइंड कर पाएंगे, बहुत मुश्किल से फाइंड कर पाएंगे। बट जो उनके बीच में मोमेंटम का शिफ्ट हुआ, जो चेंज इन मोमेंटम, वो हम तुरंत निकाल सकते हैं, उसी को हम लोग इम्पल्स से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फिलोसफिकल है, सबसे बढ़िया, सबसे फिलोसफिकल और सबसे प्यारा है। ठीक है, मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर का लॉ होता है और बोलते हैं कि एवरी फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक्शन रिएक्शन पेयर रहते हैं, वो अलग अलग बॉडीज़ पे लगते हैं। ठीक है, और कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी भी गलती से भी कैंसिल मत कर देना। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल मानते हैं। तो मान लेता हूँ कि जैसे ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड, इस पर एक बुक रखी हुई है, बुक नहीं रखता हूँ, ब्लॉक रख देता हूँ। ठीक है, तो ब्लॉक का वेट क्या होगा, mg, नीचे लग रहा होगा। ठीक है, मतलब इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा mg, पर इस पर लग रहा होगा। इसी टाइम पे क्या कहते हैं, ब्लॉक को मोशन में नहीं, रुका हुआ है, तो इस पर फोर्स कहते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, वो लग रहा होगा। तो कई लोग ऐसे मतलब जल्दी जल्दी में बोल सकते हैं कि ये जो नॉर्मल फोर्स है n इक्वल्स टू mg हो जाएगा, और इक्वल एंड अपोजिट है तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहली बात है, एक ऑब्जेक्ट पर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं लगता। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए और कभी भी कैंसिल नहीं करना चाहिए एक दूसरे को। ठीक, तो हम लोग इसका, अगर हम लोग इसको, इसमें हमें बताना पड़े कि ये तो मतलब नहीं है एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक, तो एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, ये हम लोग कैसे बताएंगे।
तो यहाँ पर दो एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि देखो ये दोनों अलग अलग हैं, इंडिविजुअल फोर्स हैं और हमेशा फोर्स एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में। तो ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इसको ग्रेविटेशन खींच रही है mg से। उसी टाइम पे पूरी अर्थ, ठीक है, पूरी अर्थ तो नहीं बना पाऊँगा, ग्राउंड है, पर मान लेता हूँ चलो ये अर्थ है, ठीक है। उसी टाइम पे mg फोर्स से ये अर्थ, ये ब्लॉक अर्थ को खींच रहा है, ठीक। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर मैं देखता हूँ रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, ठीक है, और अपने उतने तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे इस सरफेस के कारण लग रहा है ब्लॉक पे, उसी सरफेस उसी तरह से ये जो क्या कहते हैं हमारी अर्थ है, अर्थ को भी ये दबा रहा है, ठीक है, अपने एंड से। तो यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये गलती आप लोग कभी मत करना थ्योरी के क्वेश्चंस में या कहीं पे भी, कि आप लोग एक्शन रिएक्शन पेयर्स अगर इक्वल अपोजिट हो रहे हैं और अलग अलग सेम बॉडी पे लग रहे हैं उसको आप एक्शन रिएक्शन पेयर बोल दो। ये भारी मिस्टेक है, ये कभी भी मत करना। तो एक्शन रिएक्शन का न्यूटन्स थर्ड लॉ के एक्शन रिएक्शन से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है मजल वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक। तो गन बनानी पड़ेगी, बहुत कठिन काम है। तो मान लो यार ये गन है, अरे ठीक, हाँ ट्रिगर है, और ये रही हमारी गोली, ठीक है, चल दी रास्ते से, और यहाँ ऐसे रहता है ना कुछ, हाँ यहाँ धूम धड़ाका हुआ और ये चल दी है, ठीक है। तो जब ये चली है तो v वेलोसिटी स्मॉल v से आगे बढ़ रही है, ठीक है, और उसी टाइम पर रिकॉयल आता है कैपिटल V का, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन है कि जब इसमें कंबशन होता है तो यहाँ पर ये धक्का मारता है बुलेट को, जिससे बुलेट बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। उसी टाइम पे इतने मोमेंटम से बाहर निकलती है, उतने ही मोमेंटम से गन पीछे जाती है। तो जितनी भारी गन होती है उसको स्टेबलाइज़ करना उतना आसान रहता है, और जितनी हल्की गन रहती है उसको मतलब हाथ में पकड़ के रखना उतना ही टफ होता है, ठीक। तो चलो मान लेते हैं कि 1000 मीटर पर सेकेंड से निकली बाहर गोली, ठीक, सुपर सोनिक है, बहुत ही अच्छी गोली है, बहुत अच्छी ली है, 20 ग्राम की बुलेट है, ठीक है। और मेरी गन पिस्टल जैसी है, ग्राम में लिखनी पड़ेगी लेकिन मैं 2 किलो की लिख रहा हूँ, ठीक है। लंबी वाली पिस्टल है, कुछ बना लो यार उसको, ठीक। तो 2 किलो की मान लेता हूँ, ठीक। तो पहले तो डिराइव करेंगे हम लोग, फिर मैं मजल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक। नॉर्मली क्या होता है कि जो मजल वेलोसिटी जो होती है, ठीक, वो रिलेटिव होती है, कि जो बुलेट है वो रिलेटिव टू द मजल उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली तो जो अगर ये निकल रही है बाहर, तो अगर ये मान लेते हैं कि रिलेटिव टू द ग्राउंड ये 1000 की स्पीड से बाहर निकल रही है और ये कुछ पीछे होता है, तो मजल वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 प्लस में ये जो वेलोसिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव होती है। हम लोग मजल वेलोसिटी रिलेटिव लिखते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड से दिया होगा तो ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक। थोड़ी मैंने अटपटी बातें बोल दी, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं तो कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v इक्वल्स टू 0, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। जो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं थर्ड लॉ का डेरिवेशन के बाद आगे बढ़ा के, वही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल V इक्वल्स टू आ जाएगा -mv अपॉन कैपिटल M, ठीक। तो अब ऐसे ही केस ले लेता हूँ मैं, 1000 से निकली थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और 20 ग्राम की गोली थी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी गन की, तो 20 ग्राम क्या होता है 2 × 10⁻², और वेलोसिटी मेरी 1000 थी, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे दी लग रहा है। 2 किलो की गन थी तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो मेरी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा तेज़ गोली निकाली है, 10 मीटर पर सेकेंड तो बहुत तेज़ होता है। इतनी तेज़ मज़ा लोगे तो कहाँ से पकड़ के रखोगे, उड़ जाएगा, फट के फ्लावर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब मजल वेलोसिटी क्या आएगी, मजल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मजल होता है, ठीक है। तो वो हो जाएगी 1000 + 10 यानी कि 1010 मीटर पर सेकेंड। तुम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या है, देखो 1010 और 1000 में बहुत अंतर नहीं, ठीक है। तो मजल वेलोसिटी जब नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो
तो ये डिफरेंस इतना नहीं होता है, तुम उसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करके सॉल्व कर सकते हो। बट अगर कोई ऑप्शन में बहुत कम डिफरेंस हो या फिर मतलब तुम्हारी गन जो है वो लाइट हो, तो तुमको इस चीज़ को कंसीडर करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू। इतना ही था लॉज ऑफ मोशन में।